हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है वर्ण विचार भाग 3 को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 2 को पढ़ा दिया है। आज वर्ण विचार भाग 3 को हम लोग पढ़ने वाले हैं और जिसने भी पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, वो ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश चैनल पे जाए और जो है देख उसका भाग 1, भाग 2 दोनों देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है बिना देर किए हुए इसमें देखते हैं क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर किसे कहते हैं आप हम लोग देखते हैं कि जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ आपको याद रखना है कि मूल स्वर को ही हम लोग जो है ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या अगर आपसे कोई पूछता है तो इनकी संख्या 4 होती है, जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं कि ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ठीक है, तो ये 4 जो होते हैं स्वर, ये मूल स्वर कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जो है देखते हैं कि संधि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि स्वर के बारे में समझते हैं कि संधि स्वर क्या है। जैसा कि आप सबको नाम से ही पता चल रहा होगा कि संधि स्वर में क्या हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर को संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो मूल स्वर हम लोग इसके जस्ट पहले पढ़े हैं उन्हीं स्वरों के मेल से जो भी स्वर बनेगा उसे हम संधि स्वर कहेंगे। इनकी संख्या होती है 7, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि आ, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 स्वर ऐसे स्वर हैं जिनको हम संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो है रचना कहीं न कहीं दो दो स्वरों को मिला के होती है। जैसा कि अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि आ और प्लस आ को मिलाते हैं हम लोग तो इससे क्या बनता है, दीर्घ आ। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक का ई के साथ भी है, ऊ के साथ भी है। हम फिर भी अभी इसको हम और अच्छे से देखेंगे आगे। तो यहाँ पे आप इतना ही समझिए कि संधि स्वर अगर आपसे पूछता है तो संधि स्वर को हम कैसे बताएंगे कि मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर को संधि स्वर कहेंगे। इनकी संख्या 7 होती है, आप सब इसको याद रखना। चलिए, कभी ये पूछ ले कि ये जो है इन स्वरों के भेद को किसने बताया है, तो आप बता देना नाम कि पंडित कामता प्रसाद गुरु। वैसे ये नाम पूछेगा नहीं आपके परीक्षा में, फिर भी आप लोग इसको जरूर याद रखिए कि स्वर के जो भेद हैं, ठीक है, उसमें संधि स्वर और मूल स्वर ये जो दो भेद बताए हैं ये किसने बताया है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि संधि स्वर के भेद कितने होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा, मूल स्वर और संधि स्वर। तो अब संधि स्वर के भी भेद होते हैं और कितने होते हैं, 2 होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर ही आएगा। ठीक है, आप सब देख सकते हैं कि दो सवर्ण स्वर मिलने से दीर्घ स्वर होता है। अब सवर्ण की बात आती है तो अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक जैसे ही वर्ण, जैसे देखिए यहाँ पे आ है, आ का मेल जो है वो आ के साथ में ही हो रहा है तब जाके आ बन रहा है। ठीक है, यानी कि हर्ष आ और हर्ष आ के मिलाने से दीर्घ आ बन रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं हर्ष ई को मिलाने से दीर्घ ई बन रहा है, हर्ष उ और हर्ष उ के मिलाने से दीर्घ उ बन रहा है। ठीक है, तो ये जो स्वर हैं इनको हम लोग दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर जो है भिन्न स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर होता है। देखिए इसके पहले हम लोग दीर्घ स्वर देखे हैं, उसमें सेम स्वर मिल रहे थे, आ के साथ में आ ही मिल रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, संयुक्त स्वर में दोनों डिफरेंट स्वर होंगे, भिन्न स्वर होंगे। जैसे देख सकते हैं आप, आ के साथ में ई का मेल हो रहा है, आ के साथ में ई का मेल होगा तो ए बनेगा, आ के साथ में ऊ का मेल होगा तो ओ बनेगा, आ के साथ में ए का मेल होगा तो आई बनेगा, आ के साथ में ओ का मेल होगा तो औ बनेगा। ठीक है, इसीलिए इसको संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज हम लोग जो है स्वर को पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों को व्यंजन पढ़ना है। व्यंजन को देखते हैं कि व्यंजन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है।
कभी परीक्षा में पूछता है कि व्यंजन की परिभाषा बताइए, तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ उदाहरण में कुछ देख सकते हैं, का, ख, ग, घ, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे आपके व्यंजन हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि स्वर रहित व्यंजन, यानी कि जिस व्यंजन में स्वर नहीं हो। जैसे कि आप सब इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, जिसमें हलंत लगा हो। ठीक है, जिस व्यंजन में हलंत लगा हो वो आप समझ जाइए कि उसमें स्वर नहीं है। ठीक है, और स्वर सहित व्यंजन जिसमें हलंत नहीं लगा होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं का में क्या है कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे एक स्वर है, तो इसलिए इसको स्वर सहित व्यंजन भी कहते हैं। क, ख, फिर ग। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ क्या होगा ग। ठीक है, तो ग में क्या है आ। तो ऐसे ही आप क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, जितने भी स्वर हैं उसमें अगर हलंत लगा है तो वो स्वर रहित हो जाएगा, हलंत नहीं लगा है तो वो स्वर सहित हो जाएगा। ठीक है, कभी इसकी संख्या आपसे पूछता है तो आप बताइएगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या जो होती है वो 33 होता है। ठीक है, इस 33 को जो है निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। कि स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी ये ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जो हम लोगों के, जैसा कि हम लोग कुछ इसके पहले आप सब जानते होंगे कि उच्चारण स्थान भी होते हैं। ठीक है, तो जो वायु होती है, ठीक है, वो हमारे मुख में अलग अलग जो है उच्चारण स्थानों से जो है स्पर्श करते हुए निकलती है। इसलिए इसमें जितने भी वर्ण आते हैं वो सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। हम लोग उच्चारण स्थान वाले में अच्छे से इसको और भी समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। वो कौन सा होता है? का से लेके मा तक। ठीक है, ये आप अगर आप काउंट करेंगे क से लेकर के मा तक तो 25 वर्ण आएंगे इसमें। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें आने वाला व्यंजन वर्गों में विभाजित होता है। जैसा कि हम यहाँ एक एक करके देख सकते हैं कि जो आपके यहाँ 5 वर्ग हैं, जैसे कि का वर्ग के जितने भी व्यंजन यहाँ मैंने लिख दिया है, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। ऐसे ही आप देख सकते हैं चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। ठीक है, आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन सा? य, र, ल, व। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन। अब इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। ये याद रखना आपको कि जब भी ये इसका उच्चारण होगा य, र, ल, व का, तो इसके उच्चारण में जीभ का प्रयोग होगा, तालु, दांत, मतलब अलग अलग वर्णों का अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ों का प्रयोग होता है। तो किसी में तालु का प्रयोग होगा, किसी में दांत का प्रयोग होगा, किसी में ओठ का प्रयोग होगा। तो इनका जब भी प्रयोग होगा तो ये जो है हमारे मुखांगों में पूरा स्पष्ट तरीके से, मतलब पूर्ण रूप से वो कहीं स्पर्श नहीं होंगे, टच नहीं होंगे, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन। कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जैसा कि आप सब नाम से ही स्पष्ट समझ सकते हैं कि ऊष्म से क्या आप समझ रहे हैं। कि जैसा कि ऊष्म से, ऊष्म का मतलब क्या? हीट, हीट होता है ना, गर्मी, गर्माहट जो है। इसको बोलते समय कहीं न कहीं जो है और जो वायु निकलेगी वो गर्म निकलेगी। ठीक है, रगड़ के साथ। जैसा कि हम इसको देख सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय रगड़ खा करके मुख से ऊष्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखिए जब आप सब जानते होंगे कि जब रगड़ होगा तो रगड़ के साथ में जो वायु आएगी वो उसमें ऊष्मा रहेगी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ह। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो जो 33 वर्ण हैं, व्यंजन हैं, ठीक है, वो उसमें कौन कौन से मिला करके हो रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 का से लेके माँ तक।
अंतस व्यंजन होते हैं 4 और उस व्यंजन होते हैं 4। तो ये हो जाते हैं आपके टोटल कितने, आपके हो जाते हैं 33। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया हो, कहीं भी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी जो है नाम, यानी टेलीग्राम चैनल का भी नाम वे सेम जो है यूट्यूब चैनल के नाम पे ही ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश से है। उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जो है पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और यहाँ यूट्यूब में भी जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के बाद। अगर कोई भी कहीं भी समस्या होती है तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।